काउंट 3 और इसमें ब्रीथ आउट ब्रीथ इन आपके ऊपर, ब्रीथ निकालते हुए कोई मुश्किल नहीं। तो ना रखिए सर सामने रखिए सर, लोअर बैक से आपको बिल्ड करना। अब ये पोजीशन में आ गए, अब हल्का सा सर को नीचे करके अंदर लगाइए सर ये क्यों मैंने कहा ना कि थोड़ा सा जितना आप कर पाए सर, आप अपना पंजा पकड़े या अपना ये पकड़ ले, आप घुटने को टच करना चाहें यहाँ, जितनी देर होल्ड कर सके, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, जोर नहीं। योग में कहीं पे भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना, जितनी हमारी क्षमता है, कोई कंपटीशन नहीं, एज ए स्पोर्ट्स हम डील कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका बगल में हाथ रखिए, काउंट 3। अब आपको क्या करना है कि बायां पैर पीछे रखना है और ये देखिए अच्छा सा आपने यहाँ पे हुआ हल्का सा ये पोजीशन देखिए, आपका पूरा ये पार्ट ये पूरा इस पे जाता है, जोर पूरा आपका स्ट्रेचिंग होती है, ये पार्ट यहां से लेके, ठीक है। नेक्स्ट काउंट सर, ठीक है, थोड़ा सा ये पैरेलल रखेंगे। जब इसको आप देखेंगे आपका ये जो पार्ट है शोल्डर, यहाँ पर आप अगर नेट पे सर्च भी करेंगे शोल्डर पे आपका फर्क आता है, पूरा पोस्टीरियर पार्ट पे एक एक पार्ट पे आपका फर्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए और आइए, ये रेस्ट किया यहाँ पर। अब जब नेक्स्ट हम 7th पोजीशन करेंगे तो 7th पोजीशन में एल्बो क्लोज हो जाएगी हमारी और भुजंग आसन, एल्बो एक्सटेंड करिए, हाँ ऊपर आइए, भुजंग आसन। अब यहाँ पे सर को ऐसे रखिए, यहाँ पे हमने किया, अब और सीधा करिए, यहाँ सीधा हो गया मैक्सिमम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस पोजीशन में आए, क्या हुआ मालूम है, यहाँ पर सर प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर जब हम आते हैं, ये हमारी नॉर्मल पोजीशन रुक गए, फिर हमने धीरे धीरे सर को पीछे लिया। ये हमेशा बैकवर्ड बेंडिंग में या टॉप्सिक कर्वी पोजेस में जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे शीर्षासन है, विपरीत करनी है, सर्वांगासन है, उसमें आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्दन लगता है कि हम कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल क्या होती है कि गर्दन अगर गड़बड़ हो गई तो परेशानी है, उसका इलाज नहीं है। इसलिए आप अंडर एक अच्छे कुशल योग थेरेपिस्ट, योग ट्रेनर, योग कोच के साथ में ही इसको करिए। ये हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ स्ट्रेचिंग करी, अब इसका काउंटर पार्ट क्या हुआ, एक ब्रिज पोज। देखिए इन्होंने कहीं पैर शिफ्ट नहीं किया, एड़ी बिल्कुल लगाई। आपको लग रहा होगा अगर कोई टच करना चाहेगा, भी लड़की जब करेगी, फिर से कराऊंगा, आपको लगेगा कि कितना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अच्छा क्वाड्रिसेप्स की जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं या आपका हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करते हैं, हम एक 25 किलो का वेट रखते हैं, उससे ज्यादा टोन अप हमारी मसल्स इस समय होती है, पूरी बॉडी का वेट हमारे इस पैर पे और पोस्टीरियर पार्ट पे, ठीक, यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, राइट लेग दोनों हाथ के बीच में, कोई बात नहीं, इसमें आप टेंशन लीजिए। हाँ, फिर नेक्स्ट आइए, नीचे करिए, फोरहेड ऐसे जमीन पे थोड़ी देर मेंटेन करिए, वापस आइए सर, हाथ लेते हुए ऊपर, वापस आए, ये फिर वापस सामने, नमस्कार। सर के लिए छोटी सी प्रैक्टिस, तो 1 काउंट 2, हाथ ऊपर, ये पोजीशन में सामने देखिए, ये पोजीशन में आ गई। अब यहाँ पर हल्का सा पेट, हल्का सा, बस आप देखिएगा, हम इसलिए नहीं कर रहे, जोर कहाँ, नहीं गिरेंगे नहीं सर, गिरती तब जब ऐसे कर लेती तब इन्हें चक्कर आ जाता, ये पूरे स्पाइन के साथ में। अब इनको जब सामने आना है तो आगे सामने देखते हुए, सामने देखते हुए, सामने देखते हुए, कान के साथ हाथ रखिए, हाँ, सामने देखते हुए आते हैं, सामने देखिए, सामने देखते रहिए, गर्दन पर रहिए, सामने देखते रहिए, सामने देखते रहिए, सामने देखते रहिए, सामने देखते रहिए, देखेंगे तो इनका लोअर बैक बेंड नहीं होगा, सामने देखते रहिए, सामने देखते रहिए, हाँ, सामने देखते रहिए, और रेंज आपकी बढ़ती है। देखिए मैंने इसलिए कहा, शायद वैसे करती बेंड हो जाता है यहाँ से, तो रेंज आपकी कम हो जाती है। रेंज देखिए बढ़िया, ये घुटने ये टच कर लेगी, ठीक है। वापस जब हाथ रख लिया तो अपने सर को कोशिश करेंगे घुटने के पास, उसको टच करने की कोशिश करेंगे, जितना ये कर रही इतना मतलब बहुत है, लेकिन धीमे धीमे करेंगे, मेरी गारंटी है कि शायद अगले कभी सेशन होगा, मुझे लगता है बेहतर ही कर सकते। बगल में हाथ रखिए पैर पे, ठीक है। अब आप बायां पैर पीछे, बायां पैर पीछे, बायां पैर पीछे हो गया ना, हाँ, आप गर्दन ऊपर करेंगे, घुटना सीधा, घुटना सीधा। अब ये देखिए फर्क आपको, आप देखिए कहाँ पे देखिए, घुटना सीधा रखिए, पैर को पीछे सीधा रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस पोजीशन में आ गई है और आपका पता है इसमें मसल पेन नहीं होगा, छोटी छोटी मसल्स को भी स्ट्रेंथिंग होती है।
हमने 5 सेकंड 10 सेकंड भी होल्ड किया तो भी बहुत है। ठीक है, ये होगी पोजीशन। नेक्स्ट, मसल्स का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस के लिए अगर हम लोग जितना फिट रहे, वेट हमारा जितना एक नॉर्मली हम लोग कहते हैं जितना आपका हाइट है उसको सेंटीमीटर में करिए और आप क्या बोलते हैं उसको आप अपना वेट से माइनस कर दीजिए तो आपका वो आना चाहिए वेट। ठीक, 45, 60, 90 यहाँ तक लाया, कुछ कुछ देर होल्ड करना है। अब क्या प्रॉब्लम होती है, खड़े बेटा यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ तो रुके क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, जब 120 हम जाते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, झटके से बैक करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हाथ कमर पे लगाना है, यहाँ पर हाथ अब उल्टा, ठीक है। अब उसके पीछे हाथ लगाओ कमर पे, ये हाथ लगाया उसने पीछे और यहाँ पर 120 आ गई। ठीक है, ये है सर्वांगासन। ठीक है, अब इसी पोजीशन में क्या हुआ, हल्का सा हमने बेंड किया और बहुत आराम से अपने टो को बाहर निकाल दिया। टो बाहर निकाल देता, ये पोजीशन है हलासन। जैसे आप हल देखती है, वापस आओ बेटा, कमर पे हाथ रखते हुए रुको, यहाँ पे, यहाँ रुका 120 रुका, सर्वांगासन पे रुका, फिर वापस यहाँ आई 90 डिग्री। आप कहिए नीचे करो, हाथ रखाओ, बहुत आराम से हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीमे धीमे हाथ ये रुका, रुके यहाँ पे, फिर यहाँ होल्ड किया, फिर वापस आपके 60, 45 एंड 30 रिलैक्स। जैसे किया आपके कहीं सर में दर्द हुआ, इसलिए भी क्योंकि ये करती है और ये पोज होता है जहां पर उसे रुकना चाहिए एंगल पे, उस एंगल पे हमें रुकना जरूरी है। ठीक, इसलिए हम लोग करेक्शन, इसलिए मैंने आज यही कहा कि आप लोगों को केवल एक चीज बताते हैं, सूर्य नमस्कार, तो उसमें आप कितने करेक्शन और कोई। थैंक यू। भास्कर शुक्ल जी, आचार्य कॉलेज, विभिन्न जगहों से आए विद्वान अध्यापक एवं प्रिय छात्र, विषय कुछ ऐसा है जिसका आप लोगों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा, लेकिन योग केवल इतने नहीं है जो आप लोगों ने देखा। महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन के संस्थापक भी हैं, उनका उद्देश्य केवल फिजिकल फिटनेस करना नहीं था, लेकिन उस पर हम अभी बाद में आएंगे। सामान्यतः जब हम योग की चर्चा करते हैं तो योग का जो मैं बेसिकली योग पर ही कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि योग से ही मेडिटेशन को तैयार करेंगे आप, और फिजिकल एक्टिविटी भी योग के अंतर्गत किया जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो यदि आप न्यूक्लियस को टच करेंगे तो सर्कमफेरेंस पर अपने आप चले आएंगे, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि योग के बाहर न मेडिटेशन है न फिजिकल एक्टिविटी। जो योग है हम सब जानते हैं, युज धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है मिलना, यूनियन, जोड़ना। लेकिन ये सामान्य जोड़ना नहीं होता है, ये सामान्य मिलन नहीं है। हम आपसे मिल रहे हैं और आप किसी से गले मिल रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये योग हो गया या वियोग हो गया, ऐसा नहीं।
योग जो मिलन है वो पारमार्थिक सेंस में है। ये मिलन जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। और इसी अर्थ में योग को लिया जाता है। थोड़ा सा गीता में आइए। गीता में भी योग शब्द का प्रयोग 3 जगह योग शब्द का प्रयोग आता है। केवल 3 ही जगह गीता में योग शब्द आता है। दूसरा अध्याय में 2 जगह, 48वां श्लोक और 25वां, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, योग बेटे सुनोगे तो समझ में आएगा। और ऐसा कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है टीचर के पास कि वो तुरंत लगा दे और आपको तुरंत विटामिन मिलना शुरू हो जाए। इट विल टेक टाइम, सो वेट एंड वॉच इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड देम, अदरवाइज यू आर फ्री टू गो आउटसाइड। आप यदि यहाँ हैं तो ध्यान से सुनिए, नहीं तो बाहर जाइए, आराम करिए, जरूरत नहीं है रहने की। सामान्य चीज है, बहुत बढ़िया टॉपिक रखा गया है, ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और हम सब एक एडमिशन हैं, यदि हम नहीं जानेंगे कि योग क्या है तो दूसरे को क्या बताएंगे कि तुम सही हो कि गलत। तो पतंजल के पहले भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समत्वम योग उच्यते, योग समता में स्थापित होना है। ये समता में स्थापित होना क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? साइंस में हम लोगों ने बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की थियरी है, और थर्मोडायनेमिक्स में देयर आर 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो पहला लॉज है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। दूसरा लॉ जिसे हम थियरी ऑफ इंट्रोपी या डिसऑर्डर की थियरी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल संक्षेप में आपको बता दें। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होता है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आने का कोई चीज प्रयास करती है, और उसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आने के लिए डिसऑर्डर होता है, एनर्जी का प्रवाह होता है। और इसी के लिए एक तीसरा सिद्धांत आया कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आता है कब? तो आप सब साइंस के विद्यार्थी जो होंगे वो जानते होंगे 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है। और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे जो बड़ी चीज होती है कि डेविएशन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। जो चीज जिस रूप में है उसी रूप में अवस्थित हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, इसका मतलब यही है कि द्वंद्वों में भी निर्द्वंद हो जाना, विषम परिस्थितियों में भी डेविएशन न होना, सुख दुख समय के त्वाल आभाला भव जया जो। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यही जीवन का द्वंद्व है। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हारते हैं, कभी विजयी होते हैं। ये जीवन का द्वंद्व है, और इसी द्वंद्व से जीवन बना हुआ है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निर्द्वंद हो। हर एक को गम है, हर एक द्वंद्व में है। इन द्वंद्वों में भी विचलित न होना,
सुख में हर्षादित नहीं होना, दुख में उद्विग्न नहीं होना, वही हाल जय और पराजय है। जितने तरह के जीवन के टर्बुलेंस हैं, उनमें निर्द्वंद रहना ये योग है। इसके ऊपर बहुत लंबा भाषण हो सकता है, क्योंकि मेरा गोल बेसिकली पतंजल है, इसलिए मैं उधर आता। जो दूसरी परिभाषा योग की मिलती है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है योगा कर्मसु कौशलम। ये दूसरे अध्याय में ही ये भी बात है। जो योग है वो कर्मों में कुशलता हासिल करना है। बच्चे बैठे हुए हैं, कर्मों में कुशलता हासिल करना क्या होगा? आप में कोई बताए? कर्मों में कुशलता हासिल करना। खैर, आपसे बाद में सुनेंगे। देखो, हम जब कोई कर्म करते हैं तो कर्म तो करते हैं, परंतु मन कहीं और होता है। पढ़ते हैं तो आंख से तो किताब देख रहे हैं, अक्षर देख रहे हैं, लेकिन मन लहरा रहा है, चल रहा है, या कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है। तो कर्मों में कैसे कुशलता हासिल होगी? देखिए, बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन किया गीता प्रवचन में आचार्य विनोबा ने। उन्होंने कहा कि देखो, कर्म के साथ मन का संयोग होना बहुत जरूरी है। कर्म कहीं और हो रहा है और मन कहीं और है, तो कर्मों में कुशलता हासिल करना नहीं। कर्म के साथ मन का मिलन जरूरी है। आपने किसी को प्रणाम किया, शारीरिक स्तर पर तो आप हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मन है बहुत दुष्ट आदमी है, इसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो कर्म के साथ मन का मिलन नहीं हुआ। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र जाप फलित नहीं होता है, क्योंकि कर्म के साथ मन का योग नहीं हुआ। देखो बेटे, तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम कुछ भी कर सको। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो हमारे बहुत हाई आईक्यू का पर्सन है, एनर्जी का प्रयोग कर पाता है, शक्ति का 92% तो खत्म हो जाता है, उसका एप्लीकेशन ही नहीं हो पाता। योग वह तरीका है जिसके द्वारा आप अपने कर्मों में, अपने कार्यों में मैक्सिमम इफिशियंसी ला सकते हैं। बच्चे कहते हैं, मैं बच्चों पर ही ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे सुधर जाए तो पूरा भारत और पूरा विश्व सुधर जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। हम लोग को तो अभ्यास हो गया है। एक महात्मा जी थे, थोड़े दिन बाद बेटा आना बंद कर दिया। तो महात्मा जी ने पूछा कि पंडित जी, आपका बेटा क्यों नहीं आ रहा है? ध्यान से समझो। तो पंडित जी ने कहा कि मैंने बेटे को मना कर दिया आने से। कहा क्यों मना कर दिया? अच्छा, जिज्ञासु था। उसने कहा जी मैंने ही मना कर दिया। आप अच्छा प्रवचन करते हैं, और यदि आपकी बातों का असर उसके दिमाग पर हो गया तो घर गृहस्थी छूट जाएगी, मेरा परिवार सब खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो महात्मा जी ने कहा तब आप क्यों आते हैं, आप भी मत आइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, मेरी तो आदत है सुनने की, अब मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत प्रवचन सुन चुका हूं, मैं केवल आता हूं और जाता हूं, अपना टाइम पास करता हूं। तो देखिए, हम लोग जो अध्यापक बैठे हुए हैं,
अच्छा अध्यापक का गुण यही होता है कि जो क्लास के सबसे कमजोर बच्चों को समझा दे। विद्वान तो पढ़े लिखे, और यदि आपके व्यक्तित्व से, आपके ज्ञान से यदि एक साल में एक बच्चा भी तैयार हो रहा है, मैं कहूंगा जीवन भर में एक बच्चा तैयार कर दिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। हम लोग को वर्क वहां करना है। तो बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि मैं पढ़ता हूं सर, याद नहीं होता, याद होगा भी नहीं। जब तक मोबाइल गुरु रहेंगे, व्हाट्सएप गुरु रहेंगे, फेसबुक, ये लड़के अक्सर भजन गाते हैं, ये दिल तुम बिन नहीं लगता तो मैं क्या करूं, पढ़ाई नहीं होता है। देखो ये कर्मों में कुशलता हासिल करना नहीं होगा। कर्म के साथ मन का संयोग होना बहुत जरूरी है। देखो एक फॉर्मूला मेरा अपनाओ, जो भी काम करो पूरी निष्ठा के साथ। घूमना है जम के घूम लो, फिर पढ़ाई की चर्चा मत करो। और जब पढ़ो तो मोबाइल को फेंक दो, उसकी जरूरत नहीं। तभी आप अपने साथ एंजॉय कर पाओगे और अपने जीवन का आनंद ले पाओगे। तो कर्मों में कुशलता हासिल करना यह होता है कि मन के साथ कर्म का योग होना बहुत जरूरी है। और यदि कर्म के साथ मन का मिलन हो जाए तो वह कर्म एक अद्भुत कर्म हो जाता है। और मैं उधर तो नहीं जाऊंगा। आचार्य विनोबा कहते हैं कि यही अनासक्त कर्म होगा। देखिए अनासक्त कर्म हम लोग दूसरा समझते हैं। हम लोग अनासक्त कर्म का अर्थ ये सोचते हैं कि किस इंटरेस्ट, आसक्ति रहित कर्म। लेकिन वो कहते हैं कि आसक्ति रहित कर्म नहीं है। वास्तव में कर्म वो होता है जब कर्म के साथ मन का संयोग हो, और जब कर्म और मन दोनों मिल जाते हैं तो वो विशिष्ट कर्म हो जाता है। और इसको आचार्य विनोबा ने विकर्म की संज्ञा दिया है। इसके ऊपर चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे। एक बात और भगवत गीता में मिलती है, तम विद्या दुखद संयोग वियोग योग संगेतम। मिटे योग वह अवस्था होती है, ध्यान रखना, जहां किसी प्रकार का दुख आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। आप लोग शुद्ध श्रोता हैं। स्वामी रामकृष्ण रमन साहब को गले का कैंसर रहता, वो कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। उनके जब शिष्य रोते थे तो कहते थे तुम लोग परेशान मत हो, क्योंकि इसे कष्ट है शरीर की तरफ दिखा कर, और जब शरीर पर कष्ट आता है तो मैं आत्मा की अवस्था में चला जाता हूं। बेटे योग वह अवस्था होती है जहां किसी प्रकार का दुख हो, उससे आदमी वो प्रभावित आपको नहीं करता है। क्योंकि योग मैंने कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, और उस मिलन में शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। और जब शरीर से संबंध विच्छेद होता है, जीव आत्मस्वरूप स्थापित हो जाता है, तो वह अवस्था होती है जब न सुख न दुख कोई चीज प्रभावित नहीं करती। ये तो गीता की बात रही। अब थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं। पतंजल के योग दर्शन में जब योग को डिफाइन किया गया, बड़ी सरल परिभाषा दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। हम सब जानते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। लेकिन हम में से कम ही लोग ये जानते हैं कि आखिर चित्त क्या होता है, वृत्तियां क्या है। क्योंकि निरोध किसको करेंगे आप?
निष्क्रिय वृत्तियों का निरोध योग है। लेकिन चित्त क्या होता है? देखो, हम लोग का शरीर देख रहे हैं ना, इस शरीर में कई चीजें हैं। मैं योगा नहीं करूंगा, थोड़ी गर्मी लग रही है। इधर देखिए, जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, और कंप्यूटर आप सब देख रहे हैं। हम लोग का जो ये शरीर है, वो केवल यही शरीर नहीं है जो आप देख रहे हैं। जैसे प्याज होती है ना, प्याज में परत, उसके नीचे पर, उसके नीचे पर, उसी तरह आपका जो शरीर है, उस शरीर के अंतर्गत एक और शरीर है। और जैसे आप प्याज की एक परत से दूसरे परत को अलग कर लेते हैं, योगी जो सही योग करता होगा वो ये भी कर सकता है कि अपने एक शरीर से दूसरे शरीर को अलग कर। ध्यान रखिएगा कि मैं जो बातें कहूंगा वो पूरी तरह ऑथेंटिक बातें होंगी, केवल पढ़ी हुई बातें नहीं होंगी। इस चीज का ध्यान रखिए। तो जैसे हम कंप्यूटर देख रहे हैं कि कंप्यूटर में 3 चीजें होती हैं। एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, और कंप्यूटर का हार्डवेयर वह होता है जिसे आप देखते हैं और छूते हैं। जैसे ये है, ये कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, जितना है कंप्यूटर के अंदर, माउस है, आप जिसको देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो सब हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर भी लगा हुआ है, जहां प्रोग्रामिंग होती है, जहां प्रोसेसिंग होती है, वो दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो दिखाई नहीं देती है, परंतु कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वही सॉफ्टवेयर होता है। और जो भी आप बस बस और तब जैसे आपने कंप्यूटर पे काम किया तो मेमोरी में स्टोर होता जाता है, वैसे ही चाहे हार्डवेयर के स्तर पर आप काम करें या सॉफ्टवेयर के स्तर पर काम करें, चाहे ग्रॉस बॉडी के स्तर पर काम करें, चाहे सटल बॉडी के स्तर पर काम करें, ये सब कुछ, ये देखिए, इधर देखिए, जैसे आप बाहर से सामान ले आते हैं घर में, तो पत्नी या माँ जो भी है वो स्टोर रूम है उसमें स्टोर करती जाती है। ध्यान रखनी है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो स्टोर हाउस में संचित हो रहा है। आप ये मत मानिएगा कि कोई देख नहीं रहा है, आप सीसीटीवी कैमरा के बाहर नहीं। हेनरिक तुलसीदास का भजन याद आ रहा है, तेरे प्यार में दिलदार मेरा हुआ बुरा है, कोई देखे या ना देखे खुदा देख रहा है। देखिए, खुदा को गवाह माना गया, कहा गया ना, हमारी न मानो बजजवा से पूछो, मतलब एविडेंस दे रहा है कि हमारी बात नहीं मानते हो तो इससे पूछ लो। उसी तरह खुदा को गवाह मान रहा है। तो आप जो भी कर्म कर रहे हो, अच्छा है बुरा है, बेटे यहां तक आपको बताऊं कि आप यदि किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो भी आपके स्टोर हाउस में स्टोर हो गया, सेव हो गया। उसी को संस्कार कहा जाता है फिलॉसफी के टर्म। और वो
जो संस्कार जितना गहरा होता जाएगा उतने दुखों का अंबार आपको मिलता जाएगा। डिटेल में चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में इतना जानिए कि पतंजल का जो योग था, इधर देखिए, वो तीनों जो शरीर हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और फाउंडेशनल बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, महर्षि पतंजल का जो योग है वो तीनों शरीरों का शोधन करता है। उसको केवल फिजिकल फिटनेस तक कन्फाइन कर लेना उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। बहिरंग साधन करके बचा दिया। योग का आजकल विकृत अर्थ योगा हो गया है और योगा का इतना प्रचलन कर दिया गया है कि योग का जो मूलार्थ है वो लुप्त हो गया है। महर्षि पतंजल का उद्देश्य केवल फिजिकल फिटनेस करना नहीं था, बल्कि मेंटल फिटनेस करना। और अंततः अभी मैंने बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करके समाधि में जाना था। अब थोड़ा सा इसकी चर्चा करें। इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप लोग को मन उठेगा कहिएगा बंद कर देंगे। हम वैसे टीचर नहीं हैं जो जबरदस्ती बच्चों को पढ़ाते हैं। जब तक बच्चे पढ़ना चाहेंगे तब तक पढ़ेंगे। टीचर लोग तो मजबूरी है बैठना, अब बच्चों की क्या मजबूरी है, वो तो सरदार होते हैं, क्लास का जब मन करेंगे चले जाएंगे। फ्री है, एकदम फ्री। देखो चित्त क्या होता है, मैं तब देखिए, आप लोग मिरर देखे हैं ना, आईना, मिरर के सामने आप खड़ा हो गए तो क्या होगा, आपकी तस्वीर दिखाई देगी ना, उसकी नहीं देगी, आपकी देगी। उसी तरह जो हमारा अंतःकरण होता है वो बिल्कुल एक मिरर की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट। जब कोई विषय आप देखते हैं, जिसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं, तो मिरर में उसका प्रतिबिंब आ गया। जो प्रतिबिंब आया उसी को वृत्ति कहते हैं, ये वृत्ति है। और वृत्ति कहां पर आई, अंतःकरण में। अंतःकरण चित्त है। तो जो वृत्ति आई वो कहां पर आई, चित्त में आई। इसीलिए इसको चित्त वृत्ति कहते हैं। चित्त को डिफाइन करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि चित्त में कि मन न छाणे विषय, विषय न छाणे मन, इनका यही स्वभाव। आप लोग कुछ और सुनना चाह रहे हैं तो और सुनाए, क्यों हम कि अपना योग कर लेते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है मन में जो विषय है, मन और विषय में अभियोज्य संबंध होता है। मन को विषय से हटाना और अंतर्मुखी बनाना, यह प्रत्याहार होता है। महर्षि पतंजल ने कहा कि ये सब जो हमने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। ये भी जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। शरीर के स्तर पर स्वस्थ रहना जरूरी है। तब उन्होंने असली, देखिए योग मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी है ना, तो फिजिकल एक्टिविटी यही तक है। अब आप धीरे धीरे मेडिटेशन और योग की ओर बढ़ेंगे। आंतरिक जो
अंतरंग साधन हैं, उस अंतरंग साधन में 3 चीजें हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है? देखिए इधर वृत्तियां हमारी बाह्य हैं। धारणा में बाह्य वृत्तियों को अंतर्मुखी करते हैं, जो बाहर की ओर उन्मुख है उनको अंतर्मुखी करते हैं, ये धारणा होती है। ये त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। होता क्या है, देखिए जब आप ध्यान कर रहे हैं तो जो ध्यान है वो जो विषय का ध्यान करते हैं उसी में लीन हो जाता है। और जब ध्यान ध्येय में लीन हो जाता है तो जो ध्याता है, ध्यान करने वाला है, वो भी ध्येयाकार हो जाता है। अब जो ध्यान करेगा वही इसको पकड़ पाएगा, जो नहीं करता होगा वो इसे नहीं पकड़ पाएगा। हम लाख समझाते रहते हैं। तो यहां पर ये देखो, इधर देखो बेटा, ये 3 चीजें हैं ना। मान लो कि ये ध्याता है, ये ध्यान है और ये ध्येय है। तो जब आप ध्यान करेंगे, एक दिन में नहीं होगा, तो जो ये बीच वाला पकड़ो, ध्यान, ये ध्यान इस ध्येय विषय में समाहित हो जाता है, एक हो जाएगा। इसी को विक्षेप रहित एकाग्रता कहेंगे। और देखिए जब ध्येय और ध्यान दोनों एक हो जाएंगे, अर्थात ध्यान ध्येयाकार हो जाएगा, तो ये जो ध्याता है, ध्यान करने वाला, ये भी इसी में लीन हो जाता है। तो ध्यान में तो ये तीनों चीजें रहेंगी और तीनों में एकरूपता रहेगी। लेकिन समाधि की अवस्था जो होती है उसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीनों मिलकर के एक हो जाते, एक ही रह जाए। अब ये अवस्था वह होती है जिसे कहा महर्षि पतंजल ने कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध कहां पर हुआ? समाधि की हालत में हुआ। है देखो इधर, जब आप समाधि की हालत में जाते हैं, शरीर का शोधन हो गया, मन का शोधन हो गया, अब बुद्धि का स्थान आता है। बुद्धि का जो प्यूरिफिकेशन है वो समाधि की हालत में होता है। तो आपकी बुद्धि आपके शरीर से अलग होती है और वो यहां से निकल करके विभिन्न लोकों में जाती है। जो आप देख रहे हैं जगत यही आखिरी नहीं है। साइंस भी मानती है कि ऐसे कई असंख्य गैलेक्सीज हैं, साइंस का थियरी। तो विभिन्न लोकों में जाती है और वहां से ज्ञान लेके आती है। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान यथार्थता का ज्ञान होता है। इसी को उपनिषद में रितंबरा प्रज्ञा कहा गया। टिपिकल हो जाएगा, इसको श्री अरविंद ने सुपर माइंड कहा है। लेकिन प्रज्ञा, ये संप्रज्ञात प्रज्ञा ज्ञान को कहते हैं। यहां पर प्रज्ञा का अभ्युदय होता है। बेटे अभी जो तुम देख रहे हो वो यथार्थता का ज्ञान नहीं, अभी तो वो ज्ञान हो रहा है जो मन, बुद्धि, अहंकार इनसे लिप्त है। शुद्ध प्रज्ञा जब संप्रज्ञान में जागृत होती है तो उस अवस्था में जो ज्ञान होता है कि बुद्धि विभिन्न लोकों में जाकर के, देखो इधर देखो, इसीलिए कहा गया कि ऋषियों मंत्र दृष्टारा या पढ़े सब है, सब इसी अवस्था में माना जाता है। जब प्रज्ञा शुद्ध होती है
और शुद्ध होके विभिन्न लोकों में जाकर के ज्ञान ले आती है। देखिए ये यथार्थता का ज्ञान है, इसीलिए इसको रित कहा जाता है। रित मतलब यथार्थ, ये रियली रियल। आंखों से जो ज्ञान देख रहे हैं वो तो अभी सही है, कल गलत हो जाएगा, लेकिन रितंबड़ा के स्तर पर जो ज्ञान होता है, रित के द्वारा जो ज्ञान होता है, वो कभी भ्रमित नहीं होता है, वही रियली रियल कहा जाता है। परंतु एक चीज और बड़ी रहस्य का है, आप लोग को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बुद्धि, देखो इधर देखो, कि बुद्धि विभिन्न लोकों में लेकर ज्ञान तो लेके आई, ये संप्रज्ञात हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि बुद्धि अब बेर बेर वही जा रही है, तो उससे उसका उपराम हो जाता है। जैसे दुल्हन है, शादी हुई, ससुराल गई लड़की, तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना उसके मन में क्यूरियोसिटी रहती है, सास कैसी होगी, ससुर कैसे होंगे, ये लंगूर दास कैसे होंगे हस्बैंड, ननद कितनी दुष्ट है। देखिए ससुर, देखिए हर एक चीजों का ज्ञान ले आती है, लेकिन कितने दिन तक? थोड़े दिन बाद, हाँ आगे भी बढ़ सकता है, आप 1 महीना में ले आते जाएंगे, परंतु जिज्ञासा नहीं रहता। जैसे किसी चीज को बेर बेर देख रहे हैं तो उससे मन अलग हो जाता है, कोई नई चीज दिखाई देगी तो फिर मन जागृत हो जाता है। ये अवस्था असंप्रज्ञात की होती है। असंप्रज्ञात की हालत में आग ने रस्सी को जलाया और स्वयं भी जल के राख हो गई। बरसात हुई, बरसात में जम की बरसात हुई, सब तपन बुझ गई। वैसे ही असंप्रज्ञात में हालत होती है कि देखो इधर, जब कोई विचार नहीं रहता है, शुद्ध चेतना जागृत होती है। आपको बता दें एक रहस्य की चीज, यदि एक मिनट तो बहुत दूर की चीज है, एक पल के लिए भी अवस्था आ जाए तो लाखों गुने पूजा पाठ के इक्विवेलेंट होता है, एक पल के लिए। और देखो बेटे, तुम लोग ध्यान रखो, जितने महान क्रांतिकारी लोग हुए हैं, सबने अपने आप को तपाया है। माइकल फेराडे तो कहता था कि मैं हफ्ते में 1 दिन जाता था चर्च और वहां से एनर्जी लाता था, वो हफ्ते भर काम करते। न्यूटन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन ने कहा कि स्पेस एंड टाइम आर इनफाइनाइट, इट मींस दैट गॉड इज फाइनाइट। तो उसने कहा कि नो, गॉड इज इनफाइनाइट एंड एवरीथिंग इज विद इन गॉड, इवन स्पेस एंड टाइम आर विद इन गॉड। आपको सच बताऊं कि जब आप वृत्तियों का अनुरोध कर लेते हो और तरीका सीख लेते हो, तो तुम में इतनी पावर आ जाती है, इतनी स्टेमिना आ जाएगी। जैसे साइंस में थियरी है सरफेस टेंशन का सिद्धांत, सुकरात के जीवन की घटना है। बेटे तुम लोग ध्यान से समझ लो, सुकरात का एक शिष्य है था जो एक ज्योतिषी लेकर के आया और कहा कि गुरुदेव, ये इतने बड़े ज्योतिषी हैं कि केवल इधर देखो, केवल आपके चेहरे को देख करके सब कुछ आपके बारे में बता देंगे। सुकरात ने कहा बहुत अच्छी बात है, बताओ भैया। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपके ललाट को देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़े अहंकारी, तुम्हारे ये नाक को देख करके लग रहा है कि तुम बहुत बड़े गुस्सैल भी हो, तुम्हारे होठ को देख करके लग रहा है कि तुम बहुत बड़े कामी हो, और तुम्हारे फेस को देख करके लग रहा है कि तुम क्रोधी भी बहुत हो। जितना अनर्गल होना था बोल चुका। अब सोचिए शिष्य की हालत क्या हो रही होगी जो ज्योतिषी लेकर के आया। जब वो सब बता ले गया, तब सुकरात ने कहा कि ऐसा है, इसको कुछ पैसा देना। तब शिष्य ने कहा गुरुदेव चिंता मत करिए, इसको तो मैं खूब पैसा दूंगा, अभी निकलता है यहां से, खूब ठोकूंगा इसको। वो
इतनी उल्टी पुल्टी बात आपके बारे में कर दिया। बताइए, आप इतने बड़े आदमी और कर रहे ऐसी ऐसी, आप अहंकारी हो, तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, जितने दुर्गुण हैं सब में आपने बता दिया। पैसा तो इसको नहीं देंगे बुढ़े हो। तब सुकरात ने कहा कि नहीं, इसको पैसा दे दो, क्योंकि इस, देखो बेटे ध्यान से समझना, इसने जितनी भी बातें कही है सब सही कही है। मैं अहंकारी भी हूं, मैं कामी भी हूं, मैं क्रोधी भी हूं, मैं लोभी भी हूं, परंतु एक चीज इसने नहीं देख पाया और वो है विवेक। क्योंकि ये चेहरा पड़ता था, विवेक चेहरे पर तो नहीं है, विवेक अंतर्मुखी है। ये सारी प्रक्रिया मेरे अंदर है, परंतु विवेक शक्ति के द्वारा मैं इन सबको नियंत्रित कर लेता हूं। ये योग सिखाता है। काम किसके अंदर नहीं, क्रोध किसके अंदर नहीं, लोभ किसके अंदर नहीं, परंतु इन सबके ऊपर नियंत्रण करना विवेक शक्ति से ही संभव हो पाता। आप यदि पशु के बारे में भी ना सोचेंगे तो आपके अंदर पशुता है। एक और उपनिषद में एक साधना आती है जिससे बचना चाहिए और जानना चाहिए हम सबको, जिसको भृंगी साधना कहा गया है। जिस चीज के बारे में सोचेंगे आप, वो शक्ति आपके अंदर आती जाती है। इलेक्ट्रिक वायर में करंट प्रवाहित हो रहा है, आपने जब कटिया लगाया करंट आ गया आपके अंदर। आप जब भी किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, ध्यान रखना कि उसका कनेक्शन आपसे जुड़ेगा। शरीर का कनेक्शन ही वास्तविक कनेक्शन नहीं होता है। मन का जो कनेक्शन होता है बहुत प्रगाढ़ और दृढ़ होता है। और बेटे जब मन से जुड़ते हो तो एनर्जी का फ्लो होने लगता है। तो मैं सावधानी इतने करूंगा कि ध्यान किसी मूर्ति का जड़ता का नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जड़त्व आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, इसकी चर्चा करा जा सकता है और कोट किया जा सकता है। कभी जड़ता का ध्यान न करो। किसका ध्यान करें? किसी व्यक्ति का भी ध्यान करो। मान लो कि तुम यंग लड़का हो, किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, तो ध्यान रखना जब सोच रहे हो तो उसकी सारी एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रही हो। और सिद्धांत ये कहता है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उस व्यक्ति की सारी गंदगी पहले ट्रांसफर होती है, अच्छाई बात। इसलिए विचार की पवित्रता अतिशय आवश्यक है और इसके लिए ध्यान की क्रिया जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सॉरी, मैं ध्यान की क्रिया यहां नहीं बता सकता, लेकिन जानकारी आपको दिया जा सकता है जरूरत आने वाले सत्र में एक वक्ता ध्यान पर विशेष रूप से आप लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? परसों जो भारतीय ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की प्रक्रिया के संदर्भ में अपनाया जाता है, एक सामान्य सा स्टेटमेंट है जो न्याय दर्शन के अंतर्गत ज्ञान के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। अहम घटम जानामि, मैं घट को जानता हूँ। इस मैं घट को जानता हूँ या घड़े को जानता हूँ, इस स्टेटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो यह है कि यह स्टेटमेंट ज्ञान की पूरी प्रक्रिया को उसके घटकों के साथ व्यक्त करता है। मैं का तात्पर्य है जो ज्ञाता है, घट का तात्पर्य है जो विषय है, और मैं घड़े को जानता हूँ इसका तात्पर्य ज्ञान की पूरी प्रक्रिया है। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों ही क्या है इस स्टेटमेंट में अभिव्यक्त हो रहे हैं। और जब ध्यान की प्रक्रिया में ये तीनों स्टेटमेंट जब तक व्यक्त होते रहेंगे तब तक ध्यान पूरा नहीं होगा। जिस क्षण आप कहने की स्थिति में ना हो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्येय विषय का ध्यान कर रहा हूँ, ये कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तभी आपका ध्यान पूरा होगा। सर क्या मैं सही हूँ? ठीक है, थैंक यू सर। तो क्योंकि यह अनभिव्यक्त को व्यक्त करने की चेष्टा है, दर्शन सदैव करता रहा है, इसलिए समझ का फेर भी इसमें शामिल हो जाता है। हमारी भाषा की अपनी सीमाएं हैं, हम अपनी भाषा की सीमाओं के अंदर ही अपने अनुभवों को व्याख्यायित कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से सर ने इस अनभिव्यक्त को
जिस भाषा के माध्यम से जिस रूप में व्यक्त करने की चेष्टा की है, इससे अधिक भाषा के माध्यम से इसे व्यक्त करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं सर कि आप हमारी संस्थाओं का योग दर्शन के संदर्भ में और मानसिक फिटनेस के संदर्भ में आपने हमें लाभान्वित किया। तो उसके पश्चात मैं अपनी प्राचार्य महोदय से यह निवेदन करूंगा कि सर कमेंट्स को इसके अलावा कुछ बच्चों के दिमाग में तीसरा थॉट और चल रहा हो। आप टोटली यहाँ पे नहीं होंगे, टोटली यहाँ पे नहीं होंगे। ये मेरे साथ नहीं, सभी के साथ है। सेकेंड थॉट के साथ जी रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमें यहीं बैठना चाहिए। ये साइंस भी कहती है, फिलॉसफी भी कहती है, और सारी की सारा जितना ज्ञान है वो यही कहता है कि लिव इन द प्रेजेंट सिनेमा। बट होता क्या है कि हम सेकंड थॉट की तरफ, जब हम सेकंड थॉट के अंदर एक फेस आता है, सेकंड थॉट का मतलब है आप पास्ट के अंदर भी रह रहे हैं और फ्यूचर में भी रह रहे हैं। जब पास्ट और फ्यूचर के अंदर आप लीव करने लगेंगे तो इट मींस यू आर लिविंग लाइफ इन ए इल्यूजन। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बातचीत आ जाती है यहाँ, तो वो हमें हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन में ही रहना, ना हमें आगे बढ़ना ना पीछे बढ़ना। ठीक है, प्लानिंग करनी चाहिए, सुबह उठ के डायरी लिखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम चॉप आउट करना चाहिए। बट जिस टाइम आप जो काम कर रहे हैं आप वो ही काम करिएगा। एक काम करते टाइम मल्टीटास्किंग की तरफ मत जाइएगा। मल्टीटास्किंग का एक बातचीत आती है यहाँ पे। मल्टीटास्किंग के अंदर वुमेन्स बहुत अच्छी होती है, मेंस दे आर नॉट गुड एट। उसका रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है उनकी जो बॉडी है, उनका जो फिजियोलॉजिकल मेकअप है वो ऐसा होता है। जो मेंस होते हैं उनका जो विजन होता है वो टनल टाइप का विजन होता है। दे मूव ऑन ए ट्रैक, वो ट्रैक के ऊपर तो मूव कर सकते हैं। आपने किसी भी दर्जी को देखा होगा, जो जेंट्स होंगे बड़े अच्छे दर्जी होंगे, टॉप क्लास के होंगे। एक सिंगल ट्रैक पे चलने वाला आदमी तो मिल सकता है, पर ट्रैक के ऊपर चलते हुए एक्रोबेटिक्स वगैरह करना, आपने देखा होगा एक्रोबेटिक्स भी गर्ल्स बहुत अच्छा करती है। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखें तो जेंट्स अच्छा एक्रोबेटिक्स नहीं करते। मल्टीटास्किंग के अंदर वुमेन्स दे आर गुड, बट एट द सेम टाइम मेंस दे आर गुड। अब बात आती है जब हमारा जो विजन है वो टनल टाइप में होता है, इसके कारण से एक ड्रॉबैक। वो ड्रॉबैक क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रेशंस होते हैं हार्मोन्स, वो जेंट्स के अंदर जब टनल टाइप का विजन होना शुरू हो जाएगा, आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सिंगल ही लाइन के ऊपर चलने वाले, आप एजाइल नहीं होंगे, आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे मेंटली। यू आर नॉट स्विचिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू दी अनदर पोजिशन। जेंट्स को बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एक काम कर रहे हैं उनको उठ के बोल दीजिएगा कि जस्ट कम ऑन डू इट, अरे मैडम जरा सा रुक जाइए हम ये कर रहे हैं, वो हेसिटेट करते हैं, स्विच ओवर नहीं कर पाते। स्विचिंग ओवर की कमी होती है। ये रीजन उनके एटीट्यूड का नहीं है, ये उनका बॉडी मेकअप है, उनका मेकअप। उनको कुदरत ने ऐसा बनाया है, उनको डिफरेंट बनाया है लेडीज से। अभी हम जहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि स्विचिंग ओवर के अंदर अगर आप मेंटली एजाइल नहीं हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। आपने इसी तरीके से देखा होगा लेडीज में बर्दाश्त करने की ताकत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द मेंस। तो हमें क्या करना चाहिए जेंट्स को, अब जेंडर स्किल पर बातचीत आती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बचपन के अंदर अपने बच्चों को पजल से रिलेटेड एक्सरसाइज बहुत करानी चाहिए। पजल से रिलेटेड
जितनी आपने देखा होगा ना एक टाइप का होता है, उसकी नंबरिंग सेट करनी होती है, कलर सेट करने होते हैं, उनको पजल्स, जितनी पजल्स आप दे सकते हो, जितना मेंटली एजाइल बना सकते हो, स्विचिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, हाउ क्विकली यू आर चेंजिंग योर डिसीजंस। अगर आप कर लेते हैं तो आप मेंटली एजाइल हैं, अगर मेंटली एजाइल हैं तो स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, स्पेशल जो सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन है वो नहीं। हार्मोन के ऊपर अभी मैं आऊंगा, अभी इतनी सी बात को नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अभी जो बातचीत आ रही है वो बातचीत आ रही है फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस। फिजियोलॉजी ऑफ द स्ट्रेस के अंदर जो बातचीत आती है, जब भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जब भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उस समय पे क्या होगा, हार्मोन्स सीक्रेट। अब कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, मैं उसके अंदर जो मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो एंड्रेलिन, कॉर्टिसोल है। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जब भी आपके पास, सपोज करो मैंने सपोज किया कि मैडम आज आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया, एक शॉकिंग सी चीज है, व्हाई ही कॉल्ड मी एज वेल एज, और इसके ऊपर जिसने सबसे ज्यादा रिसर्च करी है वो वॉल्टर कैनन ने करी, और जो दूसरे शख्स थे वो हैंस टेली ने। इन्होंने स्ट्रेस को इतना एलुब्रेट कर दिया यूरोपियन कल्चर के अंदर, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिजियोलॉजी ऑफ द स्ट्रेस होती है, फिजियोलॉजी ऑफ द स्ट्रेस के कारण से क्या क्या परिणाम होते हैं, कैसे कैसे आपके डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हम यहाँ पे कुछ बच्चे पीछे से जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। अभी हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, स्ट्रेस एंड कार्डियोवास्कुलर। अभी काफी लंबा है, मेडिटेशन के अंदर इसके अंदर जोड़ा जाएगा और कैसे स्ट्रेस रिलीव करना है वो उसका टर्निंग पॉइंट होगा। पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे ही स्ट्रेस पैदा होता है तो हार्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है, हार्ट के ऊपर वो असर पड़ता है जो इम्पैक्ट एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर, सेम वही इफेक्ट स्ट्रेस का हार्ट के ऊपर। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, आपका जो कार्डियक क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट के साथ साथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगी, बट इट शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग, ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक एक्सटेंट तक तो आप खींचिएगा, अगर उससे ज्यादा एक्सटेंट में होगा तो आप कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाएंगे। एक पर्टिकुलर लेवल का स्ट्रेस बहुत ज्यादा डेवलप होता है। दूसरा, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रैप्चर ज्यादा अमाउंट में होती है स्ट्रेस के कारण से, क्योंकि हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उनका जो नेचर है वो उन ब्लड वेसल्स को रैप्चर करता है। और दूसरा क्या है, उनकी जो आईज हैं उनके अंदर फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण से उनकी आईसाइट भी वीक होने लगती है। स्ट्रेस एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे ही स्ट्रेस आएगा आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, यू लॉस द एपेटाइट। जैसे ही आपको आपके जो टंग है उसके ऊपर टेस्ट नहीं होगा, आपका जो मुंह है वो सूखा सूखा होगा, स्लैब का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। स्ट्रेस एंड कैंसर, नाउडेज दिस इज बर्निंग टॉपिक है कि स्ट्रेस होने के कारण से ही कैंसर ज्यादा डेवलप होता है। रिसर्च ने ये प्रूव नहीं किया है, रिसर्च ने सिर्फ प्रूव ये किया है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो कैंसर सेल्स डेवलप हो जाते हैं, बट स्ट्रेस का कोई कोरिलेशन नहीं। रिसर्च ये कहती है कि स्ट्रेस का आपके अंदर ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंड दे प्रोवाइड यू एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आप फिर 20 किलोमीटर नहीं 40-40, 50-50 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। हम घबरा कब जाते हैं, जो फर्स्ट फेस आता है सेकेंड विंड वाला, उसमें घबरा के रुक जाते हैं। हमें वहां नहीं रुकना होता किसी भी असाइनमेंट के अंदर। जो फर्स्ट हर्डल होती है हमें उसे हमेशा क्रॉस करना है।
Either it may be physical, either it may be psychological, either it may be physiological. Stress and the memory. जैसे जैसे स्ट्रेस आएगा आप अपनी मेमोरी के ऊपर कंट्रोल खोएंगे, आपकी मेमोरी लॉस होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी एंड शॉर्ट टर्म रिटेंशन भी, रिकॉलिंग पावर भी आपकी डिक्रीज होगी। तो स्ट्रेस को दूर रखना है। स्ट्रेस एंड द एजिंग। किसी आदमी के पास रेगुलर लेवल पे स्ट्रेस आ रहा है, एक बच्चा है जिसके फादर बचपन में एक्सपायर कर जाते हैं, आप उसके लेवल का स्ट्रेस देखिए, थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी मदर एक्सपायर कर जाती है, उसको एक अच्छी एजुकेशन नहीं, नौकरी करता है तो उसमें वो प्रताड़ित होते चले जाता है, शादी होती है तो शादी टूट जाती है, बच्चे होते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी के साथ होते हैं, तो यू जस्ट सी द लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो उस आदमी की उम्र कितनी होगी? जितना कम संघर्ष होगा, मैंने पहले ही बताया संघर्ष का मतलब यहाँ परसीविंग के ऊपर है, यू टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, उतना आपकी उम्र लंबी होगी। आपने अच्छी तरीके से उसे परसीव किया, उसे हडल को हडल की तरीके से ही ट्रीट किया, उसको ऐसा ना समझ लिए कि ये भाखड़ा नंगल बांध है तो हम क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं। क्रॉस कर सकते हैं, गाड़ी से भी, हेलीकॉप्टर से, किसी भी मीडियम से क्रॉस कर सकते हैं। मैंने आपको ये हार्मोन्स के बारे में क्लियर कर दिया है। सो हाउ मच स्ट्रेस इज गुड? आपके लिए स्ट्रेस कितना अच्छा है? स्ट्रेस जब तक लिमिट में है तो अच्छा है। When it crosses the limit, it is bad. When it is in the limit, तो अच्छा है। अगर वो लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो वो अच्छा नहीं। क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे ही क्रॉनिक होने लगता है, यू डोंट नो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको घेर लेती हैं। स्ट्रेस किसके कारण से भी प्रोड्यूस होता है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था जो जेंट्स होते हैं वो एक सिंगल ट्रैक माइंडेड लोग होते हैं, एक सिंगल ट्रैक के ऊपर टनल टाइप का विजन्स होते हैं। दे आर एडिक्ट विद किसी को टोबैको की शिकायत होती है, किसी को अल्कोहल की होती है, किसी को पर्टिकुलर एक एडिक्शन हो जाता है। अब गार्डनिंग की तो गार्डनिंग के अंदर ही होता है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप है, एक ही गाना पसंद आएगा उनको, वेरिएशन नहीं पसंद आएगा। एक ही गाना हो, आप एक आदमी को समझिएगा, वो उसी गाने को सुन रहा है, 20 दफे सुन रहा है। एक बच्चा है वो 20 दफे एक ही पिक्चर देख रहा है, क्योंकि उसका नेचर है। इसी तरीके से जब आप एडिक्ट हो जाते हैं टबैको से, अल्कोहल से और दूसरे जो अच्छे पदार्थ नहीं है, सोशली एक्सेप्टेड सब्सटेंस जो आप ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, उसके कारण से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा क्रॉनिक होता है। जब आप टबैको को लेते हैं, टबैको इन द फॉर्म ऑफ निकोटीन, तो आपको एक प्लेजर की, जैसे ही प्लेजर मिलता है तो आप किस मोड में आ जाते हैं? फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। तो फाइट एंड द फ्लाइट मोड बोथ आर डेंजरस। गॉट द पॉइंट? यहां पे हम स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। अब अलार्म स्टेज है, रेसिस्टेंस स्टेज है, एग्जॉर्प्शन स्टेज है। इन 3 स्टेज के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी रेसिस्टेंसिबल स्टेज होती है, इनको हम झेल सकते हैं। एक एग्जॉस्टेड स्टेज होती है स्ट्रेस की। एग्जॉस्टेड स्टेज के अंदर आप कोलैप्स हो जाते हो। जब भी स्ट्रेस आएगा, सब कुछ लोग बहुत क्रॉनिक होते हैं, जैसे किसी के अंदर कोई सडन फैमिली के अंदर कोई कैजुअलिटी होती है, बहुत नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है, वो एग्जॉस्टेड स्टेज के अंदर आता है। रेसिस्टेंस वाले जो
स्ट्रेस हैं उनको आप रेसिस्ट कर सकते हो, उनको आप बर्दाश्त कर सकते हो। जैसे किसी टीचर ने बच्चे को डांट दिया तो उसको रेसिस्ट किया जाता है, बर्दाश्त किया जाता है। पिताजी ने माता जी को डांट दिया, बर्दाश्त किया जाता है। रेसिस्टेबल जो कि रेसिस्ट किया जाता है, जिसको बर्दाश्त किया। इसी के साथ साथ एक स्टेज आती है, क्या है, अब मैं आपको थोड़े से अलग टॉपिक के अंदर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस, इसको बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, अब मैं इसको बड़ा अलग एक एक पॉइंट को धीरे से आप समझ जाएंगे। किसी को अगर किसी भी पॉइंट के अंदर हल्का सा इश्यू होगा तो रेज कर दीजिएगा अपना हैंड। फीलिंग हीरोइक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डिसऑर्डरिंग, एंजाइटी एंड फियर, वरी अबाउट सेफ्टी ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, एंगर्स, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, सैडनेस, डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स, गिल्ट, फीलिंग ओवरवेल्मिंग, होपलेसनेस, एपैथी। कोग्निटिव का मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी से है, जिसमें मेमोरी प्रॉब्लम है, पजलमेंट है, कंफ्यूजन है, स्लोनेस ऑफ थिंकिंग है, डिफिकल्टी कैलकुलेटिंग है, सेटिंग प्रायोरिटीज है, मेकिंग डिसीजंस है, पुअर कंसंट्रेशन है, लिमिटेड अटेंशन स्पैन है, लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। इसका नट शेल के अंदर मतलब यह है कि आपका दिमाग काम करना स्लो, काम तो करता है पर स्लो। बिहेवियरल के अंदर चेंज इन द एक्टिविटी, डिक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग, इंक्रीज सेंस ऑफ ह्यूमर। इसी के साथ साथ फिजिकल का मैं बता रहा हूं, इंक्रीज हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अपसेट स्टमक, नोजिया, डायरिया, चेंज इन एपेटाइट, वेट लॉस और गेन, स्वेटिंग और चिल्स, शॉक्स, मसल्स ट्विचिंग, टनल विजन, फीलिंग अनकोऑर्डिनेटेड हेडेक। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो जब भी आएंगे तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि ये फिजिकल स्ट्रेस से रिलेटेड। अगर पसीना आ रहा है तो पसीने का मतलब है यहाँ पे आपके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है। अगर आपको थकावट हो रही है तो इसका मतलब है मसल्स दे आर वीक, योर लिगामेंट्स एंड द टेंडन्स दे आर वीक। अच्छा, ये एक योग के बारे में अब हमने जो बातचीत करी थी वो स्ट्रेस के बारे में बातचीत करी थी। हल्का सा एक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस क्या है, कैसे इसकी फिजियोलॉजी के अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कैसे वो किसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, ये बातचीत। योग भी बहुत वाइड टर्म है, इतना वाइड है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर विद इन 30 to 40 मिनट्स। तो हमने एक ही एस्पेक्ट लिया हुआ है, वो एस्पेक्ट है मेडिटेशन का। मेडिटेशन आपको समझना है, पहले मेडिटेशन का जो संदर्भ है वो कैसे आता है। मेडिटेशन को समझने के लिए भी आपको क्या समझना पड़ेगा, योग को समझना। पहले जो बेसिक एलिमेंट है मेडिटेशन का, जो बेसिक फंडामेंटल है वो योग है। क्या यम होता है, क्या नियम होते हैं, किसे आसन कहते हैं, किसे प्राणायाम कैसे कहते हैं, कैसे धारणा आती है, कैसे ध्यान आता है, कैसे समाधि आती है, ये सारे के सारे पतंजलि के जो 8 नेम्स हैं उनको आपको समझना है। आजकल के सिनेरियो में क्या बातचीत आती है, सारे के सारे लोग आसन कराना शुरू कर देते हैं। आसन सिर्फ एक मूवमेंट है, अनटिल अनलेस आप किसी मूवमेंट के साथ फिलॉसफी नहीं जोड़ेंगे उसका फायदा नहीं मिलेगा। फॉरेन कंट्रीज की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, देखिए देयर इज, आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप फॉरेन और यूरोपियन कंट्रीज की कोई एक्सरसाइज करते हैं, उनके द्वारा बताई गई कोई भी बॉडी मूवमेंट करते हैं, तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि उनके जितने भी मूवमेंट हैं उनके साथ फिलॉसफी अटैच है। जब भी आप कोई मूवमेंट करें तो उसके साथ फिलॉसफी जरूर होनी चाहिए, उसका कोई इतिहास जरूर होना चाहिए।
तरीका बता रखा है। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करवाते हैं ठीक है, हमें तनाव नहीं लेना है। तो प्राणायाम के अंदर मेन जो चीज है, नटशेल के अंदर ध्यान रखिए, कंट्रोल ऑन योर ब्रीथिंग। अपनी ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग को मतलब ये नहीं है कि आपने उसे रोक दिया। कंट्रोल का मतलब उसे चैनलाइज करना, रेगुलेट। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, उसको स्पीड को, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथिंग। प्राणायाम के अंदर सच बहुत सारी विधियाँ, 6-7 विधियाँ हैं, और अलग अलग विधि के, हर विधि के अलग अलग काम है। अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है। अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, पेल्विक रीजन से रिलेटेड भी जितने भी इश्यूज हैं, वो काफी हद तक एलिमिनेट हो जाते हैं। पर कपालभाति कितनी देर तक करी जाइए, हम जैसे आप लोगों की एज के अंदर जो लोग हैं, 30 to 40 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं 15 मिनट की करनी चाहिए, 10 मिनट की करनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाते। उसके अंदर इम्पैक्ट तब आ पाता है जब आप देर तक करते हैं, 30 मिनट्स तक करते हैं, तो आपकी जो लोअर इंटेस्टाइन्स हैं, उसका जो मल होता है वो नीचे स्लीप होता है, और लोअर इंटेस्टाइन और जो आपको कहा जाए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन ऑफ दी फूड होता है, वहीं से एसिमिलेशन ऑफ फूड होता है, वहीं से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं। कपालभाति को मैं एक सिंपल एक कपालभाति के ऊपर ही लेके चलते हैं। हम जब कपालभाति कर रहे होते हैं, सिर्फ एक्सेल आउट करना और एब्डोमेन थोड़ा सा अंदर, ये रिपीटेशंस की, इससे एक तो कमी भी कम होती है एंड एट द सेम टाइम आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, और आपके कपाल के ऊपर एक तेज आता है, कपाल के ऊपर एक तेज आता है, शाइनिंग आती है। दैट शाइनिंग इज डिवाइन शाइनिंग आती है। आप करके देखिएगा 40 डेज तक, 30, मैं आपको एक शेड्यूल दे देता हूँ, 40 डेज तक करिए और 30 मिनट्स तक करिए। आपके माथे के ऊपर आपकी जो स्किन है वो इतनी शाइन करेगी जैसे इसके ऊपर कोई ऑयल अप्लाई किया, बट आप इस तरह हाथ लगाएंगे तो कोई ऑयल नहीं, के अंदर चलते जाएंगे। अब धीरे से हम मेडिटेशन में घुस रहे हैं। अब इसके अंदर हमें जो सबसे बढ़िया जो आसन है, जो स्ट्रेस रिलीविंग के लिए है, वो शवासन एंड मकरासन। सुपाइन लाइन पोजीशन में और प्रो लाइन पोजीशन के अंदर लेट जाइए, सीन से। सबसे बड़ी बात है कितनी देर तक लेटना। उसका एक एग्जांपल याद रखिएगा, ब्रेन को स्टेबलाइज होने के लिए 20 मिनट्स चाहिए होते हैं। लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन 20 मिनट का मेडिटेशन कर लिया तो काम हो गया, नहीं, गलत। साइंटिफिकली आपको बता रहा हूं कि ब्रेन को स्टेबलाइज होने के लिए 20 मिनट चाहिए। तो जब स्टेबलाइज होगा उसके बाद आप एक अलग फेज के अंदर, मेडिटेशन वाले फेज में घुसेंगे, तो कितनी देर के लिए चाहिए अंदाजा? आपको 35 to 40 मिनट का मेडिटेशन के फेज में तो जाना ही पड़ेगा। 20 मिनट्स तो स्टेबलाइज होने में लगे, स्थिर होने के बाद आपको ठहराव के साथ रहना है, तो करीबन 20 मिनट तो रहिए आप में, तो 40 मिनट का मेडिटेशन तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको मैंने क्लियर कट जो टाइमिंग्स बताए मेडिटेशन के, वो 40 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। लोग जरूर कह देते हैं कि 15 मिनट का मेडिटेशन सुबह करिए, 20 पॉसिबल ही नहीं है कि आप 20 मिनट्स के अंदर से पहले स्टेबलाइज। आपका ब्रेन को स्टेबलाइज, आपने सपोज करो अभी कोई बातचीत हुई है, उसको स्टेबलाइज शांत होने में, पानी को मैंने हिला दिया, स्थिर होने में टाइम तो लगेगा। भाई मैंने लोटे का पानी इस तरह हिलाया, इसमें टाइम तो लगेगा। इसी तरह ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको स्टेबलाइज और नॉर्मल होने के लिए 20 मिनट चाहिए साइंटिफिक। तो मेडिटेशन का जो ड्यूरेशन है वो टोटल ड्यूरेशन इट शुड बी मिनिमम 40 मिनट। आगे आपकी श्रद्धा है कि आप उसमें कितना घूमना चाहते हैं।
तो ये अच्छा होता है, ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अगर डाइजेशन आपका अच्छा है तो आपका ध्यान अच्छा लग सकता है। त्रिकोण आसन, मेरे ख्याल से बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कोबरा फेस भुजंगासन, अगर आप इस फेस के अंदर जाते हैं तो कंसंट्रेशन के अंदर आपको कोई व्यवधान नहीं होता, डेवलप आसानी से कर सकते हैं। वॉरियर पोज, वीरभद्र आसन, पद्मासन, सिद्धासन, ये कुछ आसन थे जो कि स्टिमुलेट करते हैं मेडिटेशन को, ध्यान को प्रमोट करते हैं। अभी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया है, अनुलोम विलोम बताया था मैंने आपको। इसी के साथ साथ मंत्रा के साथ भी आप और म्यूजिक के साथ भी ध्यान में जाते हैं। बड़े सुपरफिशियल वे के अंदर चल रहा हूं मैं, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर एक घंटा बोला जा सकता है। मैं आपको फैक्ट बताऊं तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। मैं स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि टॉपिक कवर हो जाए सारा का सारा। एक टर्निंग पॉइंट अभी नहीं आया, टर्निंग पॉइंट आएगा उसमें आपको मजा आएगा। अभी मैं सिर्फ सुपरफिशियल जो नॉलेज है जिससे आपका काम चल सके। जरूरी नहीं है कि सारा ही ग्रैंड करना है, बस वो ग्रैंड जो टर्निंग पॉइंट है उसे ग्रैंड कर। और टर्निंग पॉइंट आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे टर्न कर रहा हूँ, वो ही है रेगुलेटिंग, बस जिससे कि स्ट्रेस आपका खत्म हो। माइंडफुलनेस एक वे ऑफ पद्धति है जिससे मेडिटेट किया जा सकता है। जैसे सुदर्शन क्रिया होती है, विपासना है, हार्टफुलनेस है, इसी तरीके से माइंडफुलनेस एक वे ऑफ मेडिटेशन है। हर एक आदमी की अलग अपने पंथ बना रहे हैं। श्री जी ने सुदर्शन क्रिया दे रखी है, सदगुरु जी ने अलग दे रखी है, तो सबने अपने अपने मेडिटेशन के अलग अलग तरीके बताए। आपको कौन से पद्धति में जाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा अपना मानना है एज ए टीचर, मेरा अपना परसेप्शन, आप भी डिफर कर सकते हैं मेरे परसेप्शन से, सही बात है। हमें उस पद्धति में जाना चाहिए जो कि किसी भी चीज से बिलोंग ना, आधा प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, साधना, समाधि। तो आपने धारणा जो होती है, सबसे पहले एक थॉट का परसेप्शन डेवलप करना है अपने। आपको एक धारणा करनी पड़ेगी। धारणा से पहले भी एक चीज आती है, एक थॉट। उस थॉट को इतना मजबूत करना है और उसे धारणा बनाना। अब थॉट आया कि मुझे भगवान के प्रति क्या करना है, लगाव करना है, एक थॉट आया। एक थॉट आया कि मुझे अपना स्ट्रेस खत्म करना है। थॉट आया कि मुझे अपना स्ट्रेस, अब इस थॉट को आप इसके साथ लीव करें। जब लीव करेंगे इस थॉट के साथ, तो ये जो थॉट है ये आपकी क्या बन जाएगा, थॉट को क्या बनाना है आपने, अपनी धारणा। बड़े और सिंपल वे के अंदर आपने देखा होगा एक स्पोर्ट्समैन होता है, वो ख्याल करता है कि मेरे नेशनल के अंदर मेडल है, और वो हर टाइम उसके दिमाग में चलता रहता है, उसका मेडल आएगा, उसका मेडल आएगा, मेडल आएगा, और उसकी धारणा बन जाती है कि मेरा मेडल आएगा मैच से पहले भी, और वो किसी रिश्तेदार से भी वो हमेशा यही बात करता है, मेरा मेडल आएगा, मेरी इतनी परफॉर्मेंस आ। जब भी आप किसी थॉट के साथ जी रहे होंगे तो कुछ समय के बाद वो थॉट आपकी धारणा बन जाएगा। तो सबसे पहले थॉट ये डेवलप करना है कि आपको अपना स्ट्रेस दूर करना है। जब थॉट धारणा में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका ध्यान स्वतः ही लगना शुरू हो जाएगा। मेन चीज जो है वो थॉट को धारणा में कन्वर्ट करना। अब मेडिटेशन की बातचीत आ रही है, बहुत वेग डेफिनेशंस दी गई हैं, बट जो समझी गई हैं बड़े जनरल टर्म्स में। मेडिटेशन के अंदर बातचीत आती है absence of the thoughts,
जब आपके अंदर कोई थॉट नहीं होगा तो आप मेडिटेशन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। बातचीत करते हैं कि मेडिटेशन एक वो फेस है जहां पे थॉट नहीं आता, आप शून्य हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, कोई विचार नहीं है, कोई उत्पत्ति नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। You become a शून्य, you become a whole, and whole when merged with the whole, then it becomes whole. जब आपके अंदर कोई विचार नहीं होगा, शून्य होंगे, और ये शून्य उस शून्य से मिलेगा तो आप और वो मिलके शून्य। जैसे एक पानी की बूंद नदी में गिरती है, पहले तो वो पानी की बूंद होती है, और पानी की बूंद जब नदी में गिरती है तो वो पानी की बूंद नदी बन जाती है। अभी हम यहाँ पे बातचीत में जो हमारा एम्फेसिस है मेडिटेशन के अंदर, सेंसिटाइज जो लोग होते हैं, अच्छी बहुत अच्छी चीज है, उन्हें चाहिए आपके इमोशनल हमारे योग में सर बताया, हमारे में इमोशनल वो होता है, क्या बोलते हैं, बैलेंस। महिला संवेदनशील नहीं है तो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि उसका इस योनि में जन्म लेना कुछ नहीं है। ठीक है सर, वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। हम सब लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, जॉब